हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नर्सिंग क्लासेस। आई एम सचिन अवस्थी एंड मैं आपको एमएसएन पढ़ा रहा था नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। और अपन ने सेकंड चैप्टर वुंड को स्टार्ट कर दिया था। वुंड में अपन पढ़ रहे थे, अपने पिछली क्लास में वुंड में पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कि वुंड के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, वुंड की क्या क्या टाइप होते हैं, इनको अपन ने पढ़ा था। सेकंड क्लासेस में अपने वुंड हीलिंग की डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पढ़ी थी, जिसमें मेन अपन ने 4 स्टेज पढ़ी थी। वीआईपी रूम, वी फॉर वैस्कुलर चेंजेस, जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा। दूसरा इन्फ्लामेटरी थिंग्स, और उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ा था। और लास्ट में अपने ग्रेनुलेशन सॉरी रिमॉडलिंग फेज या मैचुरेशन फेज को पढ़ा था। और उसके बाद मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लास में अपन इस वुंड के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप हेडिंग डालो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड। आज अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड, कि जो घाव बनता है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या मतलब घाव में क्या क्या दिक्कतें अपन को एंड में देखने को मिलती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपन को फेस करने पड़ते हैं। जिसमें अपन टोटल 5 तरीके के कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, है ना। 5, एक वुंड होता है उसमें 5 तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हेमरेज, जिसको अपन बोलते हैं वुंड हेमरेज, है ना। पहला कॉम्प्लिकेशन है वुंड हेमरेज। वहां पे कितनी ज्यादा ब्लीडिंग होना, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल यदि मेरे यहाँ पे घाव बनता है तो एक्सपेक्टेड वेस्कुलर चेंजेस होते हैं जो 5 से 15 मिनट में उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन 5 से 15 मिनट में ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती और आपकी बॉडी से अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती जाती है, तो आपकी बॉडी में हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांस होते हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा अपन पढ़ते हैं, दूसरा कॉम्प्लिकेशन अपन पढ़ेंगे वुंड में इन्फेक्शन होना। ठीक है, सॉरी एक मिनट। दूसरा कॉम्प्लिकेशन अपन पढ़ते हैं वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, आपके वुंड में इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर है, आपको पता है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि आपका घाव सड़ गया है। यदि आप प्रॉपर ड्रेसिंग एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करते और आपने 4-5 दिन हो गए आपने ड्रेसिंग कोई चेंज नहीं करा, और चेंज भी कराए तो आपने बिल्कुल गंदे हाथों से चेंज करा है, तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और आपका घाव है वो सड़ जाता है। ये बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है। इसमें एंड में टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, नेक्रोटाइज हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइटलाइज्ड टिश्यू हो जाते हैं। और यदि कंट्रोल नहीं होता तो आपको उस ऑर्गन को काट के फेंकना पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं एम्पुटेशन भी कराना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत खतरनाक हो जाता है। अपन को देखना है कैसे इनको प्रिवेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आपके कहते हैं कि कई बार टाके खुल गए हैं, तो टाके खुल जाते हैं, उसको बोलते हैं वुंड डेहिसेंस। क्या बोलते हैं, वुंड डेहिसेंस। कई बार लोग कहते हैं कि ज्यादा तेज खांसना मत, ज्यादा तेज छींकना मत, आप ज्यादा स्ट्रेनिंग मत करना, ज्यादा जोर मत लगाना जब आप स्टूल पास करते हो। क्यों? क्योंकि आपके टाके हैं वो खुल जाएंगे। यदि आपने ज्यादा जोर लगाया तो टाके हैं वो खुल जाएंगे। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वुंड डेहिसेंस। ठीक है, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वन बाय वन करके इनको अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, यदि टाके खुल गए और उन टाकों से जो अंदर की ऑर्गन है वो निकल के बाहर आ गए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन वुंड एविसरेशन। क्या बोलते हैं, वुंड एविसरेशन। कि टाके खुल गए वो तो ठीक है, टाके खुलने के बाद में जो अंदर के ऑर्गन है वो बाहर आ गए, उसको अपन बोलते हैं वुंड एविसरेशन। और अपन पढ़ेंगे ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। क्या है, सर्जिकल इमरजेंसी है। और लास्ट एक और पढ़ लेते हैं अपन, जो वुंड है उनमें खिंचाव आ जाता है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो अपन ये 5 कॉम्प्लिकेशन है, इनको अपन वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन जो कॉम्प्लिकेशन पढ़ने वाले हैं वो है आपका वुंड हेमरेज। कौन सा है, वुंड हेमरेज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वुंड हेमरेज। पहली बात तो अपन देखते हैं, देखो सही तरह लिख देता हूं, सॉरी। पहली बात तो देखते हैं अपन की हेमरेज होता क्या है। नॉर्मल मैंने बताया कि कोई भी ब्लीडिंग होती है वो 5 से 15 मिनट में रुक जानी चाहिए। ठीक है, अपनी बॉडी का जो नॉर्मल वेस्कुलर चेंज होता है, पहले यदि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से नहीं रुकी ब्लीडिंग तो आपको किससे रोकनी है उस ब्लीडिंग को, आपके प्लेटलेट प्लग बनेंगे उससे रुक जाती है। प्लेटलेट से नहीं रुकी तो क्लॉटिंग फैक्टर से तो रुकी जाती है, और इस पूरे प्रोसेस में 5 से 15 मिनट में नॉर्मल ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन नॉर्मल ब्लीडिंग 5 से 15 मिनट में नहीं रुकती है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हेमरेज। या अपन लिख सकते हैं इसको कि अनएक्सप्लेन एंड अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। यदि कोई ब्लीडिंग अनएक्सपेक्टेड होती है, अनकंट्रोल होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वुंड हेमरेज बोलते हैं। ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू
कट ऑफ ब्लड वेसल, वहां पे कोई ब्लड वेसल्स है वो कट गई है, ब्लड वेसल्स में कटिंग हो गई है, उस ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के कारण वहां पे क्या हो गई है, हेमरेज हुआ है, उसको अपन बोलते हैं वुंड हेमरेज। अब ये ब्लड वेसल्स आपकी आर्टरी भी हो सकती थी, आर्टरी कटती है तो मतलब कि बहुत खतरनाक वाला हेमरेज होने वाला है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। ये आपकी वेन भी हो सकती है और हो सकती है कैपिलरी भी हो, कैपिलरी से वैसे इतना खतरनाक वाला हेमरेज नहीं होता, लेकिन कैपिलरी भी कट सकती है, उससे भी थोड़ी बहुत पूजिंग या ब्लीडिंग अपन को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हेमरेज होता क्या है, हेमरेज अनएक्सप्लेन अनकंट्रोल, अनकंट्रोल का मतलब कि नॉर्मल 15 मिनट में आपकी ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए थी, लेकिन आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही, उसको अनकंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही है, क्यों हो रही है कि कोई ना कोई ब्लड वेसल्स है वो वहां पे कट चुकी है, इस कारण वो ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स आपकी आर्टरी में होती है, आर्टरी कटती है तो बहुत तेजी से ब्लड आता है, वीनस कटती है तो नॉर्मल ब्लड आता है। ठीक है, सपोज करो मैं बाइक से जा रहा था और अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा एक्सीडेंट होने के कारण मेरे जो यहाँ पे बड़ा सारा वुंड क्रिएट होता है, बड़ा सारा घाव बन जाता है, उस घाव के कारण मेरे यहाँ पे अल्नार आर्टरी है, अल्नार वेन है, वो रप्चर हो जाती है और यहाँ पे बहुत तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो यदि नॉर्मल मैं सोचता कि 5 से 10 मिनट में मेरी ब्लीडिंग रुक जाएगी, लेकिन वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही, तो इसको मैं बोलूंगा वुंड हेमरेज होगा। अब ये वुंड हेमरेज 3 टाइप का हो सकता है, यदि अपन ड्यूरेशन के हिसाब से देखते हैं तो वुंड हेमरेज है वो 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन से 3 टाइप हो सकते हैं, इनको अपन देखते हैं। आपका जो वुंड हेमरेज है ये 3 टाइप का हो सकता है। पहला टाइप कौन सा है कि यदि आपका वुंड हेमरेज प्राइमरी हेमरेज बोलते हैं, पहला टाइप होता है प्राइमरी हेमरेज। एक होता है आपका रिएक्शनरी हेमरेज। ठीक है, और तीसरा हेमरेज होता है सेकेंडरी हेमरेज। तो 3 टाइप के हेमरेज हमको देखने को मिलते हैं, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज और सेकेंडरी हेमरेज। क्या क्या होते हैं इनको अपन समझते हैं। प्राइमरी हेमरेज क्या होता है, सपोज करो कि कोई सर्जन है वो इंसिजन क्रिएट कर रहा है और ऑपरेशन कर रहा है, गलती से उसको कोई ना कोई ऐसी आर्टरी या वेसल्स है वो कट हो गई है जिससे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, कोई आर्टरी या वेसल्स कट हो गई है और उससे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, बल्कि एट द टाइम ऑफ इंजरी यदि कोई ब्लीडिंग होती है और जो नहीं रुकती, देखो हेमरेज नॉर्मली अनकंट्रोल ब्लीडिंग को ही बोलते हैं, नॉर्मल ब्लीडिंग को हेमरेज नहीं बोलते, जो खतरनाक ब्लीडिंग होती है उसी को हेमरेज बोला जाता है। ठीक है, तो यदि एट द टाइम ऑफ द इंजरी, इंजरी के टाइम पे ही यदि कोई आपके हेमरेज होता है तो उसको प्राइमरी हेमरेज बोलते हैं। सपोज करो कोई इंसान बाइक से गिरा है और उसको यहाँ पे चोट आ गई है, अब की बार मैंने खुद को एग्जांपल नहीं बनाया है क्योंकि मेरे को काफी बार चोट लग चुकी है, तो यहाँ पे उसको मतलब की वुंड बना और उसको गिरते ही यहाँ पे आर्टरी है वो डैमेज हो गई है, तो एट द टाइम ऑफ इंजरी जो हेमरेज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेमरेज। तो ये क्या होता कब होता है, एट द टाइम ऑफ इंजरी, इंजरी के टाइम पे ही यहाँ पे क्या होता है आपको हेमरेज देखने को मिलता है। और ये क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू डायरेक्ट कट ऑफ वेसल्स, यहाँ पे जो वेसल्स होती है वो डायरेक्ट कट होती है, डायरेक्ट रप्चर हो जाती है, इस कारण से आपको तुरंत क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है, ऐसा हेमरेज जो विद इन 24 आवर के अंदर होता है, ऐसा हेमरेज जो 24 घंटे के अंदर होता है, 24 आवर के अंदर होता है, जो 24 आवर के अंदर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शनरी हेमरेज। यूजुअली देखो डेफिनेशन में तो 24 आ रहा है, लेकिन यूजुअली 6 से 12 घंटे में ये हमको हेमरेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है समझो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक डॉक्टर ने क्या करा, एक बड़ा सारा ऑपरेशन था, मेजर ऑपरेशन, अपन जैसे हार्ट का ऑपरेशन लेते हैं, तो जो भी मेजर ऑपरेशन होता है आप सबने देखा होगा उसमें कहीं ना कहीं अपन ड्रेन लगाते हैं। ड्रेन क्यों लगाते हैं, जो बेसिक बच्चे जिन्होंने क्लिनिकल नहीं करा उनको मैं बता देता हूँ कि ड्रेन क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, सपोज करो 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी कि सपोज करो हार्ट की सर्जरी होनी है। ठीक है, डॉक्टर सबसे पहले आपने स्टर्नम काटा, स्टर्नम के बाद मीडिया स्टेनम को खोला और फिर हार्ट आया, उन्होंने फिर हार्ट को भी खोला तो उसको ओपन हार्ट बोल दिया। अब जब हार्ट को खोला दोबारा हार्ट में उन्होंने क्या लगा दिए, टाके लगा दिए, सूचरिंग कर दी, फिर दोबारा उन्होंने स्टर्नम को पैक करा और फिर उन्होंने क्लोज कर दिया, स्किन को पैक कर दिया। ठीक है, उन्होंने पूरा क्लोज कर दिया। सपोज करो आप अब हार्ट में भी टाके लगे हैं तो हार्ट में भी कहीं ना कहीं कट लगे थे, टाके लगे थे, उस कारण हार्ट में भी कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हुआ होगा। तो मैंने बताया कि जहां जहां इन्फ्लामेशन होता है वहां पर एक फ्लूइड बनता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्जुडेट बोलते हैं। तो हार्ट के आसपास भी एक्जुडेट बनेगा और आपको पता है ना कि एक्जुडेट यदि प्रेजेंट रहा तो नॉर्मल हीलिंग को क्या करेगा, डिले करेगा, इसलिए अपन को एक्जुडेट को तुरंत बाहर निकालना पड़ता है। अब कोई फ्लूइड अंदर है, उसके अंदर अंदर एक्जुडेट है, तो उसको बाहर निकालने के लिए मेजर सर्जरीज में क्या करते हैं,
ड्रेन लगा देते हैं। ठीक है, पहले होती थी उनमें ड्रेन नहीं लगता था, इसलिए अंदर घाव है वो सड़ जाता था, घाव है वो डिले हील होता था, डिले वुंड हीलिंग होती थी। लेकिन अर्ली वुंड हीलिंग करने के लिए उस एक्सुडेट को निकालना पड़ता है और अपन ड्रेन लगाते हैं कि कोई भी कचरा बन रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो उसको ड्रेन लगाते हैं और फिर हार्ट को क्लोज करने से पहले जब स्टर्नम को क्लोज करते हैं तो हार्ट के नीचे एक ड्रेन पटक देते हैं और वो ड्रेन में जितना भी एक्सुडेट बनता है वो बाहर आता जाता है। अब क्या करा आपका सर्जन है, उसने 3 बजे ओटी खत्म कर दी, दिन के 3 बजे, 9 बजे वो ओटी में घुसा, 4-5 घंटे में उसने ऑपरेशन करा और ड्रेन लगा के वो आईसीयू में पेशेंट को शिफ्ट करा और वो अपने घर चले गया सर्जन। ठीक है, अब आप 8 बजे या 9 बजे ऑन ड्यूटी बैठे हो आईसीयू में। ठीक है, सर्जिकल आईसीयू में आप बैठे हो 9 बजे। ठीक है, तो फिर आपको देखने को मिलता है कि 9 बजे अचानक से उसमें 500 ml ब्लड आ जाता है, अगले घंटे उसमें फिर 300 ml ब्लड आता है। तो इस तरीके से वहां पे ड्रेन आता जाता है, कंटिन्यू ब्लड आता जाता है। तो अपन कहते हैं कि इंसान को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। मतलब कि यदि कोई ब्लड 6 से 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शनरी हेमरेज बोलते हैं। तो जो हेमरेज हुआ है 6 से 12 घंटे के बाद जो हेमरेज हुआ है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शनरी हेमरेज बोलते हैं। और इस रिएक्शनरी हेमरेज के मेन कारण क्या होते हैं कि जो उन्होंने हार्ट के अंदर सूचर लगाए थे, हार्ट के अंदर जो उन्होंने सूचर लगाए थे वो सूचर कहीं ना कहीं खुल गए हैं, वो सूचर कहीं ना कहीं लूज हो गए हैं। इस वजह से उनको 6 से 8 घंटे के बाद क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। मेन कारण क्या होता है? स्प्लिट ऑफ सूचर या लाइगेचर है वो लूज पड़ जाते हैं, लाइगेचर भी बोल सकते हैं। तो लाइगेचर है वो क्या पड़ जाते हैं? लूज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। जो आप अंदर वेसल्स को बांध के रखते हो वो क्या हो गई है? ढीली हो गई है, इस कारण ब्लीडिंग हो गई है। दूसरा कारण हो सकता है आपने बीपी को कंट्रोल नहीं करा हो, बीपी बढ़ गया हो। तो देखो वहां पे जब टांके लगते हैं तो वेसल्स को आप बांध के रखते हो, लेकिन जब वेसल्स बंधती है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं वेसल्स को डैमेज करा है, वेसल्स अभी वीक है। यदि आपने तेजी से उसमें प्रेशर डाल दिया तो वो क्या हो जाएंगी? रप्चर हो जाएंगी। इसलिए अपन हरदम सर्जरी के बाद में बीपी को कंट्रोल करके रखते हैं। और यही कारण होता है कि अपन सर्जरी से पहले ऐसा पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है उसको अपन नॉर्मल बीपी कंट्रोल करने के बाद ही उसको सर्जरी करते हैं, सर्जरी के लिए फिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा कारण होता है क्लोट का डिस्लोजमेंट। यदि आपके कोई ना कोई क्लोट की प्रॉब्लम है तो भी अपन सर्जरी करने से बचते हैं। इसलिए आपको पता है कि सर्जरी से पहले फिटनेस के लिए नॉर्मल अपन ब्लीडिंग प्रोफाइल कर लेते हैं, मतलब कि पीटीआईएनआर को क्लियर करा लेते हैं। पीटीआईएनआर ठीक होता है तो ही अपन क्या करते हैं? पेशेंट को सर्जरी के लिए फिट करते हैं। ओके, क्लास ठीक चल रही है? ओके, ठीक है। अपन पेशेंट को सर्जरी के लिए फिट तभी करते हैं जब उसकी ब्लीडिंग प्रोफाइल बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंडरी हेमरेज। मान लो उस पेशेंट को, वही हार्ट सर्जरी वाला पेशेंट था, उस पेशेंट को अपन ने क्या करा? ठीक कर दिया और 5 दिन बाद अपन ने हॉस्पिटल से उसको क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया। 2-3 दिन बाद उसको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करा, वार्ड से सीधा उसको डिस्चार्ज करके अपन ने घर भेज दिया। लेकिन 8-9 दिन बाद क्या हुआ? उसने सही तरह घर पे जाके ड्रेसिंग नहीं करी और जो घाव था उस पे वो गंदे गंदे हाथ लगाने लग गया। उस गंदे हाथ लगाने से या उसने ड्रेसिंग चेंज ना करी, उस वजह से क्या होने लग गया? उसमें उस घाव में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया एंट्री कर गए हैं। अब जब इन्फेक्शन हो जाता है, जो बैक्टीरिया है वो अंदर की जो वेसल्स थी, अंदर की जो आर्टरी थी उसको क्या करने लग जाते हैं? डैमेज करने लग जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं रप्चर कर देते हैं बैक्टीरिया आर्टरी को। उस कारण वो हल्की हल्की ब्लीडिंग हमको देखने को मिलती है। और इस तरह का जो हेमरेज जो 7 से 14 दिन के बीच में होता है या 1 से 14 दिन के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हेमरेज। तो यहाँ भी बात ये है कि ऐसा हेमरेज जो कि 1 से लेके 14 दिन के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली देखा जाता है ये हेमरेज होता है भाई, इन्फेक्शन को डेवलप होने में 4-5 दिन तो लगते ही है ना। तो यूजुअली ये इन्फेक्शन होता है वो 7 से 14 दिन के बीच में हमको देखने को मिलता है ये हेमरेज। और ऐसे हेमरेज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हेमरेज। और इसका मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो क्या होता है? इन्फेक्शन। क्या होता है? इन्फेक्शन। तो अपन ने यहाँ पे 3 टाइप के हेमरेज पढ़े, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज और सेकेंडरी हेमरेज। ऐसा हेमरेज जो एट द टाइम ऑफ इंजरी होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हेमरेज। ऐसा हेमरेज जो 6 से 12 घंटे के भीतर या 24 घंटे के भीतर होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। और ऐसा हेमरेज जो 7 से 14 दिन के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हेमरेज बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद अपन एक और पढ़ते हैं कि सपोज आपने बताया आप उसमें बैठे हो,
किसी ओटी में बैठे हो, आप आईसीयू में बैठे हो, वार्ड में बैठे हो, पेशेंट को उस वुंड से अचानक यहाँ पे एक वुंड क्रिएट हुआ और उस वुंड से अचानक पेशेंट को क्या होने लग गई, ब्लीडिंग होने लगी। या सपोज करो आप इमरजेंसी रूम में बैठे हो, एक वुंड के साथ में पेशेंट आया और आप कह रहे हो कि एक पेशेंट के यहाँ पे वुंड है और उससे बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले पूछेगा कि भाई ब्लीडिंग हो रही है वो आर्टरी ब्लीडिंग है या वीनस ब्लीडिंग है या कैपिलरी ब्लीडिंग। मतलब ब्लीडिंग तीन टाइप की हो सकती है। आर्टरी से निकलने वाली ब्लीडिंग उसको अपन बोलेंगे आर्टेरियल ब्लीडिंग, आर्टेरियल ब्लीडिंग बोलते हैं। ऐसी ब्लीडिंग जो वीन से निकलती है उसको अपन बोलेंगे वीनस ब्लीडिंग, और जो कैपिलरी से निकलती है उसको कैपिलरी ब्लीडिंग बोलेंगे। तो आपसे डॉक्टर पूछेगा कि कौन सी आर्टेरियल ब्लीडिंग है, वीनस ब्लीडिंग है या कैपिलरी ब्लीडिंग है, कौन सी ब्लीडिंग है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आर्टेरियल ब्लीडिंग कैसी होती है, वीनस ब्लीडिंग कैसी होती है, कैपिलरी ब्लीडिंग कैसी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो क्लियर बता देता हूं मैं आपको। जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, ब्राइट रेड होता है, बिल्कुल चमकीले कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। जो आर्टेरियल वाला ब्लड होता है वो बिल्कुल ब्राइट होता है, लाल कलर का होता है, बिल्कुल ब्राइट होता है और बहुत तेजी से आता है, बल्कि स्क्रूटिंग बोलते हैं जिसको, बहुत तेजी से वो ब्लड आता है। ठीक है, स्क्रूटिंग बोलते हैं। कई बार आप एबीजी करते होगे, आपने एबीजी करी, पेशेंट को यहाँ से पालपेट करा, एबीजी करा, या आपने फिमोरल से एबीजी कर रहे हो, या आपने देखा होगा कि अपन आर्टेरियल लाइन पड़ती है, आप आईसीयू में कभी काम करा होगा तो आपको पता होगा आर्टेरियल लाइन पड़ती है। जो पेशेंट थोड़ा सा भी सिक होता है, थोड़ा सा पेशेंट सिक होने जाता है तो उसके अपन क्या करते हैं, बीट बाय बीट बीपी मेजर करने के लिए उसको आर्टेरियल लाइन डालते हैं। उस आर्टेरियल लाइन डालने से बीट बाय बीट बीपी बनता है और वो बिल्कुल फिमोरल आर्टरी से अपन उसका बीपी मेजर करते रहते हैं, डायरेक्ट आर्टरी से। ठीक है, अब जब उस आर्टरी को पेशेंट स्टेबल हो जाता है, उस आर्टरी को अपन आर्टरी से लेटर कैथ को निकालते हैं, आर्टेरियल लाइन को निकालते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हो कि आर्टेरियल लाइन को जब निकालते हैं ना, तो आपको 15 से 20 मिनट तक उसको बहुत तेजी से कंप्रेस करके रखना होता है कि आर्टरी से निकालते ही एकदम से ब्लड की बौछारें आती है, क्योंकि आर्टरी का ब्लड फ्लो बहुत तेज रहता है, इवन फिमोरल आर्टरी का तो काफी तेज रहता है। इसी तरह आप एबीजी करते होगे तो एबीजी करने के बाद भी आपको 5 मिनट तक बोथ पीस को दबा के रखना पड़ता है और उसके बाद डायनाप्लास्ट से उसको बहुत टाइट से अपन को प्रेशर बैंडेज लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब इसलिए करते हैं कि आर्टरी से जो ब्लड लीक होता है ना वो बहुत स्पीड से होता है, उसको अपन बोलते हैं स्प्रूटिंग, एकदम बौछारें निकलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्रूटिंग बोलते हैं। जबकि वीनस ब्लड होता है वो बिल्कुल क्या होता है, डार्क रेड होता है। क्या होता है, डार्क रेड होता है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन इतना ज्यादा नहीं होता, इतना ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेट नहीं होता, इसलिए इसका ब्लड थोड़ा डार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो ब्लड फ्लो होता है वो बिल्कुल स्टेडी होता है। आपने ब्लड सैंपल निकाला होगा, उसके बाद में आप मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए आप गोद पीस को दबा के रखते हो और ब्लड रुक जाता है। ठीक है, आप वीवो लगाते हो, आपने एक बार वीवो लगाया, नहीं लगा, आपने 2 मिनट दबाया उसको, वो तुरंत उसी वेन में आप ट्राई करने लग जाते हो एक बार। ठीक है, मतलब कि जो वीनस का ब्लड फ्लो होता है वो इतना तेजी से नहीं होता, स्टेडी फ्लो हमको देखने को मिलता है वेन में। ठीक है, उसके बाद में कैपिलरी की अपन बात करते हैं। जो कैपिलरी का ब्लड होता है वो बिल्कुल लाइट रेड होता है, वो इतना ज्यादा रेड नहीं होता, वो कैसा होता है, बिल्कुल लाइट रेड होता है, हल्का होता है। ठीक है, और ये तो बहुत मतलब बूंद बूंद करके बाहर निकलता है, मतलब अपन कह सकते हैं कि जो कैपिलरी ब्लड होता है वो ऊजिंग करता है ओनली। ठीक है, आपको मैं इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ कि आर्टरी का ब्लड कैसा दिखता है और आपको वेन का ब्लड कैसा दिखता है, और आप देख के ही बता दोगे कि ये आर्टेरियल ब्लड है, ये आपका वेनस ब्लड है। आपको कभी डर नहीं लगेगा, डॉक्टर पूछेगा तो आप तुरंत बताओगे हाँ भाई आर्टेरियल ब्लीडिंग आ रही है उसको, हाँ भाई उसको वेनस ब्लीडिंग आ रही है। ठीक है, क्लियर बात। आपको मैं इमेज दिखाने का ट्राई करूँ। ठीक है, तो अपन एक इमेज लाए हैं कि जिसमें आपको बता सके कि ये आर्टरी का ब्लड है, ये आपको वेन का ब्लड है। ठीक है, तो जो आपको ये ब्लड दिख रहा है, आपको जो ये वाला ब्लड दिख रहा है, ये दोनों ब्लड दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको डार्क कलर के दिख रहे होंगे, तो आप कह सकते हो ये कैसा ब्लड है, वीनस ब्लड है। ठीक है, जबकि आपको ये ब्लड है, ये बिल्कुल आपको ब्राइट रेड फ्रेश ब्लड दिख रहा है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए ये कैसा ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड होता है। कैसा होता है, आर्टेरियल ब्लड होता है। तो आज के बाद यदि आपने किसी सिरिंज में ऐसे डार्क ब्लड को देखते हो तो आप कह सकते हो ये वेन का ब्लड है और ये आर्टरी का ब्लड है। क्लियर हुई ये बात आपको। ठीक है, अब अपन ने ये देख लिया, पूरा अपन ने देख लिया, पता लगा लिया कि ये हेमरेज है, वो कैसा हेमरेज है, कितना खतरनाक है। अब आप किस तरीके से इसको मैनेज करोगे, अब अपन किस तरीके से इस हेमरेज को मैनेज करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो आप लिखो मैनेजमेंट ऑफ वुंड हेमरेज, कि वुंड हेमरेज का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसको अपन देखते हैं। क्लियर, तो मैनेजमेंट ऑफ वुंड हेमरेज को अपन देखते हैं किस तरीके से हम मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज करो
सबसे पहले सपोज करो एक पेशेंट है या किसी इंसान के, आपने देखा कि रोड साइड पे कोई इंसान का एक्सीडेंट हुआ है और उसको यहाँ पे इंजरी हो गई है, काफी सारा घाव बन गया है और उसको बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो रही है, उसका खून नहीं रुक रहा है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि आपको डायरेक्ट प्रेशर, हमको उस जगह डायरेक्ट प्रेशर लगाना होगा। लेकिन आप हरदम जब प्रेशर लगाओगे ना, आप प्रेशर लगाओगे तो बिल्कुल ऐसे गंदे हाथों से प्रेशर नहीं लगाना अपन को। यदि आप गंदे हाथों से उस पर प्रेशर लगाओगे तो वो एरिया तो ओपन है ना, वो एरिया ओपन है, उस पर नेचुरल बैरियर जो स्किन का होता है वो नहीं है। तो आप यदि डायरेक्ट उस पर प्रेशर लगाओगे तो वहां पे आप इन्फेक्शन को न्योता दे रहे हो। ठीक है, खुद में खुद आप इन्फेक्शन को वहां पे क्या दे रहे हो? न्योता दे रहे हो। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना। आप डायरेक्ट प्रेशर तो लगाओगे लेकिन विद स्टेराइल गोज, आपको बिल्कुल स्टेराइल गोज के साथ आपको वहां पे प्रेशर लगाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल रोड साइड पे पड़ा है और आप स्टेराइल गोज लेने के लिए आप हॉस्पिटल आ रहे हो, इतना तो उसके पूरा ब्लड निकल के शॉक में जा चुका होगा। तो अपने आसपास कोई साफ कपड़ा होता है उससे उसको टाइट बांध दो ताकि उसकी ब्लीडिंग को रोक सको। अपन को सबसे पहले वहां पे प्रेशर लगा के ब्लीडिंग को रोकना होता है। क्लियर ये बात? दूसरा दूसरा काम आपको क्या करना है कि उस जगह जो ब्लड का फ्लो है उसको अपन को कहीं ना कहीं कम करना है। सपोज करो उसके इस एरिया में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई है, तो अपन क्या करेंगे, जो ये एरिया है उसको एलिवेट कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। उससे क्या होगा, अपन उसको हार्ट के लेवल से ऊपर उठा देंगे, तो हार्ट के लेवल से जब ब्लड उस ऑर्गन तक जा रहा है, ठीक है, जो वेन वहां पे कट रही है वहां पे अपन को ओवरऑल ब्लड को कम पहुंचाना है, तो हार्ट के ऊपर ले जाएंगे तो मतलब कि अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड का फ्लो होगा। ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब ब्लड का फ्लो होगा तो वो कहीं ना कहीं कम होगा, धीमे हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो ब्लड फ्लो है वो कम होगा तो धीमे हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ द लिम्ब करना, है ना। लिम्ब को एलिवेट करेंगे। यदि पैर में चोट लगे तो पैर को ऊपर उठा लेंगे, हाथ में चोट लगे तो हाथ को अपन ऊपर उठा लेंगे। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एलिवेशन ऑफ लिम्ब। हमको लिम्ब है उसको क्या करना है? एलिवेट करना है। एलिवेशन ऑफ द लिम्ब अबोव लेवल ऑफ हार्ट, अबोव लेवल ऑफ हार्ट, हार्ट के लेवल से हमको उसको ऊपर उठा के रखना है। क्लियर हुई? इतनी बात आपको समझ में आ गई, ताकि ब्लड फ्लो वहां पे कम हो जाए। तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वहां पे आर्टरी से निकलने वाला ब्लीडिंग है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा अपन क्या कर सकते हैं? तीसरा, यदि ब्लीडिंग बहुत तेज है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप एक काम करना, यदि यहाँ पे चोट है तो आप उससे पहले एक टाइट कपड़ा बांध देना, मतलब कि वुंड से पहले आपको बहुत टाइट कपड़ा बांध देना है ताकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ही ना हो। यदि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ना होगी, नहीं होगी, तो ब्लड लॉस भी नहीं होगा। लेकिन इसका एक खतरा भी है। सपोज करो आपने यहाँ पे टाइट बांध दिया तो यहाँ तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे मिलने वाला जो आपको पाम पे मिलने वाला ब्लड सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी और यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं टिश्यू इफेक्ट होगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे वुंड है तो मैंने बताया कि यदि ब्लीडिंग बहुत तेज है तो आपको उस वुंड से पहले एक टाइट रस्सी लेनी है और उसको बांध देना है ताकि इस जो आर्टरी कटी थी उसमें ब्लड सप्लाई कम हो, ताकि ब्लीडिंग भी कम हो। लेकिन यहाँ तो कम होगी, ब्लड लॉस तो कम होगा, साथ में और एरिया को भी ब्लीडिंग है, इसके ऊपर वाला एरिया उसको भी ब्लीडिंग कम मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम होगी, तो ये एरिया भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाला है। इसलिए ये अपन टोर्निकेट तभी बांधते हैं जब बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग आपकी बहुत सीवियर हो जाती है, बहुत सीवियर तरीके की ब्लीडिंग होती है, तभी अपन टोर्निकेट बांधते हैं। तो आपको क्या करना है? अप्लाई टोर्निकेट। हम यहाँ पे टोर्निकेट को बांधेंगे। अप्लाई टोर्निकेट प्रोक्सिमल टू वुंड, वुंड से पहले बांधना है, प्रोक्सिमल टू वुंड साइट, वुंड साइट से अपन को पहले बांधना है। बट ओनली इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, ओनली जो सीवियर ब्लीडिंग होती है उसी में हम इसको बांधेंगे, जनरली ब्लीडिंग में हम टोर्निकेट को नहीं बांधेंगे। ठीक है, अब सपोज करो, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी बताया था रिएक्शनरी का, कि कोई पेशेंट है उसके वहां पे क्या हुआ, ओटी थी, सर्जन घर चले गया था और उसके अचानक से 150 ml ड्रेन आ गया था, फिर 500 ml आ गया था, फिर 300 ml आ गया था ड्रेन। तो क्या करोगे, जब ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट को यदि आप थोड़ी देर और वेट करते रहोगे तो वो शॉक में चल जाएगा। अपन क्या करेंगे, डॉक्टर को फोन करेंगे, सर्जन को फोन करेंगे और सर्जन को दोबारा बुलाएंगे कि सर आप आइए, यहाँ पे ड्रेन आ रहा है। ठीक है, अब वो ड्रेन आएगा, सर्जन आके देखेगा तो वो कहेगा कि हम इसको दोबारा क्या करेंगे, रीओपन करेंगे। कहीं ना कहीं मैंने बताया रिएक्शनरी हेमरेज का कारण होता है, कहीं ना कहीं जो अंदर का सूचर है वो क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है, सूचर है वो लूज हो गए हैं। तो वो सर्जन क्या करेगा, दोबारा उस पूरे को खोलेगा और वो
पहले ढूंढेगा ही कौन सी आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है, कौन सी आर्टरी है कट हुई है। ठीक है, आर्टरी को ढूंढने के बाद मतलब कि वो रीओपन करेगा, आर्टरी को ढूंढेगा और उसके बाद उस आर्टरी को वो बांध देगा, उसको लाइगेशन कर देगा, या जो आपकी कोर्टरी होती है, आप जानते हो कोर्टरी से अपन चिपका देते हैं, ब्लीडिंग को रोक देता है, तो कोर्टरी कर देगा, उसपे कोर्टरी लगा देगा, कुछ भी करेगा और उस ब्लीडिंग को रोकने का ट्राई करेगा। तो वो क्या करेगा, रीओपनिंग करेगा, रीओपनिंग एंड या अपन कह सकते हैं फाइंड द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है उसको क्या करेगा, फाइंडिंग ढूंढेगा। ठीक है, और फिर वो ढूंढ लेगा, उसके बाद या तो क्या करेगा, वो आर्टेरियल है, जो आर्टरी है उसको क्या कर देगा, लाइगेट कर देगा, दोबारा बांध देगा, टाइट कर देगा, या वहां पे क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रो कोर्टरी लगा देगा, कोर्टरी लगा के उसको क्या कर देगा, चिपका देगा। ठीक है, कोर्टरी से ब्लीडिंग रुक जाती है, वो क्या कर देगा, कोर्टरी लगा देगा। और आजकल तो आपको पता है कि फाइब्रिन ग्लू हो आती है, फाइब्रिन ग्लू जानते हो, यदि किसी इंसान को हाथ में चोट आई है तो वहां पे एक इंजेक्शन टाइप का आता है, ग्लू आती है, उसको पटक देगा, जिससे जो आर्टरी ब्लीडिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। फाइब्रिन ग्लू के इंजेक्शन आते हैं। ठीक है, मान लो मेरी यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, कोई आर्टरी कटी है, तो उस आर्टरी के पास में वो उस इंजेक्शन को पटक दूंगा, बिल्कुल चिपचिपा होता है, जो उस आर्टरी को क्या कर देगी, चिपका देगी और आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इस तरीके से, इस तरह से अपन मैनेज करेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले आप क्या मैनेज करोगे, सबसे पहले हम उस साइड पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, उसके बाद उस साइड को अपन हार्ट के ऊपर रख देंगे और हार्ट के ऊपर एनिमेट कर देंगे, और या फिर भी नहीं होता तो हम टॉर्निकेट भी एक बांध सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ मैं बता दूं कि अपन मेडिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी दवा देकर भी अपन ब्लीडिंग को रोकेंगे। अपन मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो समझ लेना, अब ये भी लिख सकते हो मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, कि अपन मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहां पे एड्रेनलिन, जो एड्रेनलिन आता है उसका मेन काम होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन लेना। तो आप एड्रेनलिन लेना और एक गोज पीस लेना, गोज पीस के ऊपर 4-5 एम्पुल एड्रेनलिन को उस गोज पीस में भिगो लेना। ये 4-5 एड्रेनलिन है वो आप एक कंटेनर में रखना, एक बाउल में पटकना, और उसमें जो गोज पीस है उसको शॉक कर लेना, मतलब कि एड्रेनलिन शॉक्ड गोज पीस आप लेना। ठीक है, और उन गोज पीस को जो इंजरी साइट है उस पे लगा देना। उससे क्या होगा कि उस इंजरी साइट पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी, है ना। उससे क्या होता है, इनसे वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, इससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे आपकी ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक पेशेंट था, ठीक है, एक पेशेंट था, उसके आईएनआर बढ़ा हुआ था, उसका आईएनआर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका आईएनआर बढ़ा हुआ था, और वहां पे कोई रेजिडेंट आया, उसने उसके क्या डालने लग गया, एनजी ट्यूब को डालने लग गया। ठीक है, अब देखो जब आईएनआर बहुत ज्यादा हो जाते, 3-4 आईएनआर है उस पेशेंट का, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया। अब जब आप उसके एनजी ट्यूब डाल रहे हो, तो उसके नाक में, जब वो नाक में थोड़ा सा भी उसने एनजी ट्यूब फोर्स लगाया, जैसे जो नाक में एनजी ट्यूब डाल रहे थे, तो उसने थोड़ा सा भी नेजल वॉल पे फोर्स लगाया, तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आप एनजी ट्यूब डालते हो, इन्वेजिव प्रोसेस करते हो, तो उससे पहले आप उसके एक बार ब्लीडिंग प्रोफाइल देख लो। तो उसके क्या हुआ, एकदम में नाक के अंदर क्या हुई, ब्लीडिंग होने लगी, मुंह में एकदम में ब्लडी ब्लड आने लग गया। और आपको पता है मुंह में एक बार ब्लड आ गया तो वो एस्पिरेशन का रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे तुरंत क्या करते हैं अपन, ऐसी कंडीशन में तुरंत ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसकी नेजल पैकिंग करना पड़ता है अपन को। हमने क्या करा, फिर उस पूरी नेजल एनजी ट्यूब को तो निकाला, ब्लीडिंग हो रही है, ये हमको पता है कि नाक में एक्टिवेटेड ब्लीडिंग हो रही थी, उसके नाक से मुंह से खून आ रहा था। तो क्या करा कि हमने काफी सारे गोज पीस लिए जो एड्रेनलिन में, उनको शो करा और उनको अपने नाक में नेजल पैकिंग या माउथ पैकिंग कर दी, जिससे वहां पे क्या हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ और वो ब्लीडिंग रुकी। तो आपको ऐसे कई बार आपके कट लग जाता है और खून नहीं रुक रहा, तो वहां पे आप थोड़ा सा एड्रेनलिन वाले गोज पीस लेना, उसको रख देना, ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, दूसरा कि जो ब्लीडिंग आपकी हुई है, वहां पे ब्लीडिंग हुई है, ये अपन को पता है कि ब्लीडिंग खतरनाक हुई है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने का डर है, डिहाइड्रेट भी पेशेंट हो गया है, तो दोबारा अपन को फ्लूइड वॉल्यूम देना होगा। अपन उसको या तो आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, या अपन उसको यदि हीमोग्लोबिन करके देखेंगे, एबीजी करके देखेंगे, या अपन उसका एक सीबीसी कराएंगे, अपन उसका हीमोग्लोबिन देखेंगे कि हीमोग्लोबिन यदि डाउन हो गया है, हीमोग्लोबिन फॉल हो गया है, तो हमको कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करने की नीड पड़ सकती है। तीसरा, अपन जब ऐसा इंजरी ब्लीडिंग का केस होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक एफएफपी का और अरेंज कराओ, 2 या 3 यूनिट हमको उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एफएफपी में आपको पता है कि क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। एफएफपी में क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो कहीं ना कहीं एफएफपी होती है, वो भी ब्लीडिंग को कम करती है, अपन को एफएफपी भी लगवाना पड़ सकता है। और क्या कर सकते हो, कुछ मेडिकेशन आती है, जैसे इंजेक्शन आता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड आता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड आता है 500 वाला,
तो हम हमारे आईसीयू में कैसे लगाते हैं कि जब भी कोई इंजरी होती है, जब भी ब्लीडिंग होती है या ड्रेन बहुत ज्यादा आ जाता है, तो क्या करना होता है कि हम 1 ग्राम का तो स्टैट डोज देते हैं और फिर हर 1 घंटे में, अगले घंटे में 1 ग्राम देंगे और उसके अगले घंटे में 1 ग्राम देते हैं, मतलब कि हर 1 घंटे में उसको 1 ग्राम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन देते हैं, जिससे ब्लीडिंग काफी कंट्रोल हो जाती है। मतलब कि 3 ग्राम इंजेक्शन हम 3 घंटे के ड्यूरिंग देते हैं, उससे ट्रेनेक्सा से कहीं ना कहीं ब्लीडिंग रुक जाती है। और ट्रेनेक्सा से भी ब्लीडिंग नहीं रुकती तो एक इंजेक्शन और आता है इथामसाइलेट, एक इंजेक्शन और आता है इथामसाइलेट का इंजेक्शन और आता है। इथामसाइलेट का इंजेक्शन भी बहुत पावरफुल इंजेक्शन होता है। आप 125 आता है इथामसाइलेट, 125 mg का आता है। आप 2 एम्पुल इसको इंजेक्शन लगा दो, आईवी डाइल्यूट करके लगा दो, उस पेशेंट की ब्लीडिंग रुकी जाएगी। तो ये बहुत पावरफुल दवा होती है। तो इस तरीके से अपन हेमरेज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हेमरेज कंट्रोल नहीं होता तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। यदि हेमरेज कंट्रोल नहीं होता तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम हो जाए और पेशेंट है हाइपोवोलेमिक शॉक में आ सकता है। तो हमको रेगुलर पेशेंट को मॉनिटर करना होगा, उसके जो वाइटल होते हैं, उनको हमको क्या करना होगा, रेगुलर मॉनिटर करना होगा कि कहीं ना कहीं वो शॉक में ना चली गया हो, मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी हार्ट रेट ना बढ़ने लग गई हो और उसका बीपी कम नहीं होने लग गया हो। तो हमको कहीं ना कहीं रेगुलर उसका ऐसे पेशेंट में वाइटल देखते रहना है। हम कहेंगे सर इसका बीपी फॉल होने लग गया, इसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, बल्कि कहीं ना कहीं उसको ब्लीडिंग की वजह से ये सब हो रहा है। दूसरा अपन को क्या देखना पड़ेगा कि ऐसा पेशेंट जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उनमें इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि जहां जहां पे इन्फेक्शन होता है, जहां जहां पे ब्लड होता है, वहां वहां पर बैक्टीरिया जरूर होता है। यदि कहीं पे ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है तो वहां पे समझ के चलो कि वहां पे बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो ऐसी जगह इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर, आपको इतना समझ में आया? ओके, अब अपन दूसरा कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन अपन ने पढ़ा था वुंड इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन अपन ने पढ़ा था वुंड इन्फेक्शन। तो अपन पढ़ते हैं दूसरा कॉम्प्लिकेशन, वुंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो वुंड इन्फेक्शन क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन का क्या होता है, यदि कोई घाव खुला रह गया, यदि कोई घाव खुला रह जाता है वहां पे बहुत ज्यादा, आपके सपोज करो कि ये एरिया में इन्फेक्शन था, इस एरिया में इन्फेक्शन था, ये एरिया खुला था, तो यहाँ पे आपकी स्किन के ऊपर काफी सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, आपकी स्किन पे काफी सारे पैथोजन रहते हैं। वो पैथोजन्स हैं वो उस बैक्टीरिया के उस घाव के अंदर जाएंगे और वहां पे मल्टीप्लाई करने लगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन्फेक्शन को क्रिएट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वुंड इन्फेक्शन क्या होता है, तो अपन लिख सकते हैं इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। वुंड साइट पर जो माइक्रोब्स होते हैं वो अंदर इन्वेड कर जाते हैं और वो इन्वेड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वुंड इन्फेक्शन बोलते हैं। लेकिन अपन इन माइक्रोब्स में मेनली वायरस होते हैं या फंगल होंगे या बैक्टीरिया होंगे, तो आपको बताने की मेनली इन वुंड साइट पे इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो मेनली इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली बैक्टीरिया की वजह से ही कोज होता है, ठीक है। तो वहां पे जब बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरिया आ जाएंगे, वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो धीरे धीरे अपन को देखने को मिलेगा कि वो घाव है बिल्कुल सड़ जाएगा। आपको वहां पे नॉर्मली इन्फ्लामेटरी जो फेज होती है वो 1 से 4 दिन की होगी, लेकिन आपको 4 दिन के बाद 6, 7, 8, 9 दिन में भी आपको इन्फ्लामेटरी फेज देखने को मिल रही है, उसमें रेडनेस ही देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उसमें पेन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसमें फाउल स्मेल देखने को मिल रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है, कहीं ना कहीं पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। यदि ये सब ऐसी फाइंडिंग देखने को मिलती है तो अपन कह सकते हैं कि पेशेंट का घाव है वो सड़ने लग गया है, उसमें इन्फेक्शन होने लग गया है, मतलब कि अपन कह सकते हैं वो वुंड इन्फेक्शन है। मतलब कि यहाँ पे आपको आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेटरी फेज देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेटरी फेज आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन के सिम्टम देखने को मिलेंगे, एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इन्फेक्शन के एविडेंस मतलब कि आपको WBC बड़ी देखने को मिलेगी, पेशेंट को फीवर आ जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा दर्द हो देखने को मिलेगा। कॉमनली जो अपन ये देखते हैं कि ये जो इन्फेक्शन होता है वो किन किन बैक्टीरियाओं का होता है, मेनली कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जहां कहीं पे भी पस पड़ती है, जहां कहीं पे भी आपको मवाद देखने को मिलती है, पस देखने को मिलती है, कॉमनली याद रखना वो एरिया होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से यदि कोई इन्फेक्शन है तो वहां पे आपको पस देखने को मिलेगी, मतलब कि पस पड़ रही है, तो कॉमनली अपन आइडिया जाता है कि यहाँ पे स्टेफो ऑरियस का इन्फेक्शन हो सकता है, कॉमनली उसकी वजह से होता है। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की अपन बात करते हैं तो कौन सा होता है, स्टेफाइलोकोकस
ओरियस कौन सा होता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है। यही मोस्ट कॉमन पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यदि एक और खतरनाक इन्फेक्शन अपन को देखने को मिलता है सूडोमोनास का, सूडोमोनास एरोजिनोसा। सूडोमोनास एरोजिनोसा का मिलता है, जिसमें आपको बिल्कुल ग्रीनिश पस देखने को मिलेगा, हरी हरी आपको क्या देखने को मिलेगी? पस देखने को मिलेगी। हरा कलर का यदि कहीं पे आपको वुंड देखने को मिलता है, आप बता सकते हो कि ये क्या है? सूडोमोनास के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर ये बात? यदि आपको गैस फॉर्मिंग गैंग्रीन देखने को मिल रहा है, गैस गैंग्रीन देखने को मिल रहा है, आपको आगे पढ़ाएंगे गैस गैंग्रीन क्या होता है, कि पूरा आपका जो फुट है या पूरा ऑर्गन है काला पड़ जाता है और उसमें फफोले फफोले देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं गैस गैंग्रीन। और वो किसकी वजह से होता है? वो होता है क्लोस्ट्रीडियम। किसकी वजह से होता है? वो क्लोस्ट्रीडियम पर फ्रिंजीन की वजह से अपन को देखने को मिलता है। परफ्रिंजीन की वजह से देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें? इसमें गैस गैंग्रीन अपन को देखने को मिलता है। क्लियर? आपको गैस गैंग्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और बता देता हूं मैं कि ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो उनमें फंगल इन्फेक्शन लगने के चांस होते हैं। नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल हेल्दी इंसान को नहीं लगता, लेकिन किसी इंसान में फंगल इन्फेक्शन लग रहा है तो आप बता सकते हो कि इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ही लगता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो आपको कई बार इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पर्सन होते हैं उसमें आपको कैंडिडा एल्बिकेंस का आपको क्या देखने को मिल सकता है? फंगल इन्फेक्शन। किन लोगों में मिलता है? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। किनमें? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उन लोगों में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो वुंड इन्फेक्शन होती है, जो वुंड इन्फेक्शन होता है वो 4 फेज में होता है। वुंड इन्फेक्शन की भी कितनी फेज होती है? 4 फेज होती है या 4 स्टेज होती है। तो अपन लिखते हैं 4 स्टेज ऑफ वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, 4 स्टेज ऑफ वुंड इन्फेक्शन। कौन कौन सी 4 फेज होती है इनको अपन देखते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन क्रिएट होता है, यदि किसी साइड में मान लो मेरे यहाँ पे एक चोट लगी थी, गहरा घाव लगा था, गहरा जख्म लगा था, तो उस जगह यदि इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, आपने स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करी, तो 4 फेज में इन्फेक्शन लगता है। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला फेज होता है कंटामिनेशन। सबसे पहला फेज आता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन में क्या होने वाला है मैं आपको समझा देता हूँ। कंटामिनेशन में क्या होगा कि सपोज करो यहाँ पे चोट लगी है, तो इसके ऊपर आपको पता है कि धूल मिट्टी कण काफी चीज होती है, काफी कचरा इस वुंड से आके चिपकता है। ठीक है, और उसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। यदि वुंड की सरफेस पर ओनली बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है सरफेस पर, लेकिन उसने कोई टिश्यू को डैमेज नहीं करा, उसने कहीं ना कोई इन्फेक्शन के साइलेंट सिम्टम नहीं दिख रहे, बस ओनली सरफेस पर बैक्टीरिया वो प्रेजेंट है, तो उस फेज को अपन क्या बोलते हैं? कंटामिनेशन। मतलब अपन लिख सकते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन सरफेस। बैक्टीरिया है वो उस सरफेस पर प्रेजेंट है, बट नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का कोई साइन नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई वहां पे अभी टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है। दूसरा फेज अपन को देखने को मिलता है कोलोनाइजेशन का। दूसरा फेज क्या देखने को मिलता है? कोलोनाइजेशन का देखने को मिलता है। कोलोनाइजेशन का मतलब है कि अब जो वो पैथोजन थे वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कोई टिश्यू डैमेज नहीं कर रही, कोई इन्फेक्शन का साइन एंड सिम्टम नहीं दिख रहा, मतलब कि नो टिश्यू डैमेज, वो किसी तरीके का टिश्यू डैमेज नहीं कर रही, एंड नो साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। अभी हमको इन्फेक्शन का कोई साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिल रहा है। तीसरा अपन देखते हैं, फिर आता है क्रिटिकली कोलोनाइजेशन। मतलब कि अब बहुत ज्यादा अमाउंट में वो मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, मतलब कि हैवी मल्टीप्लिकेशन, वहां पे हैवी मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं माइल्ड टिश्यू डैमेज देखने को मिलेगा। अब वहां पे माइल्ड टिश्यू डैमेज आपको देखने को मिलने वाला है, थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम है आपको इन्फेक्शन की देखने को मिलने वाले हैं। और लास्ट फेज आती है आपकी इन्फेक्शन। लास्ट फेज आती है आपकी इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन में क्या होने वाला है कि वहां पे इनफ अमाउंट में आपके बैक्टीरिया हो गए, इनफ अमाउंट में बैक्टीरिया वहां पे हो चुके हैं, और वहां पे
आपको क्या देखने को मिल गया, साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। साथ में इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ में आपको वहां पे टिश्यू डैमेज भी देखने को मिलेगा। अच्छा खासा टिश्यू डैमेज है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो अपन ने पढ़ा कि जो इन्फेक्शन होता है उसकी भी क्या है, 4 स्टेज होते हैं, 4 फेज में आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब सपोज मेरे क्या था कि ये कोई घाव बना था और उसमें इन्फेक्शन भी लग गया है, वहां पे अच्छा खासा इन्फेक्शन लग गया है, काफी दर्द भी हो रहा है, फीवर भी आने लग गया मेरे को। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन कैसे मैनेज करेंगे, ये मानो कि मेरे थोड़े दिन पहले यहाँ पे इस एरिया में कोई घाव लगा था, मैंने प्रॉपर अमाउंट में वहां पे ड्रेसिंग नहीं कराई, ब्लीडिंग रुक गई, उसके बाद मैं गंदे संदे हाथ लगा रहा हूँ और एक बार ड्रेसिंग करा लिया, उसके बाद मैं उस ड्रेसिंग को चेंज कराने नहीं गया, तो वहां पे पैथोजन इस पे अटैच हो गए, काफी सारे पैथोजन इस पे लग गए हैं। ठीक है, काफी सारे इस पे पैथोजन लग गए हैं और यहाँ पे मेरे को फीवर आने लग गया, वो घाव है वो सड़ने लग गया, घाव नहीं भर रहा, मुझे फीवर आने लग गया, मैं डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर ने कहा कि ये घाव आपका सड़ गया है, इसमें इन्फेक्शन हो चुका है, आप एडमिट हो जाओ, आप वार्ड में एडमिट हो जाओ, हमको काफी इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो उस पेशेंट को अपन को किस पे रखना पड़ेगा, एंटीबायोटिक थेरेपी पे रखना पड़ेगा। तो मतलब कि अपन को क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक थेरेपी। क्लियर, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करना होगा, एंटीबायोटिक थेरेपी पे रखना होगा। दूसरी बात, उसकी ड्रेसिंग को आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा और उसको कहीं भी कंटामिनेशन से दूर रखना पड़ेगा। पेशेंट को पहले इन्फेक्शन है, अपन को और इन्फेक्शन नहीं देना, मतलब कि हमको जो भी यूज करना है एसेप्टिक टेक्निक से यूज करना है। क्या हमको एसेप्टिक टेक्निक है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो हमको एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना होगा, हैंड रेगुलर हैंड वॉश करना होगा, अपन को स्टेराइल ग्लव्स पहन के उसकी ड्रेसिंग करनी होगी, क्लीन गोज पीस लेना होगा। तो हमको जो ड्रेसिंग करते हैं वो कैसे करना होगा, स्टेराइल गोज पीस के साथ एसेप्टिक टेक्निक को यूज करके ही हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे यदि उसके अंदर गुंड के अंदर, उस घाव के अंदर काफी टिश्यू डीवाइटलाइज्ड है। डीवाइटल का मतलब है कि जो नेक्रोटाइड टिश्यू है, तो मैंने बताया कि जो टिश्यू नेक्रोटाइज हो जाते हैं वो टिश्यू भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का सोर्स बन जाते हैं। इसलिए हमको जो डेड टिश्यू है, जो ब्लैक कलर के आपको टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, उन टिश्यू को हटाना पड़ेगा और उन टिश्यू को स्क्रैप करके हटाना होता है, उसी को पर क्या बोलते हैं, डीब्राइडमेंट। तो हमको यदि कहीं भी हमको डीवाइटलाइज्ड टिश्यू दिखते हैं, नेक्रोटिक टिश्यू दिखते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और इस प्रोसेस को पर क्या बोलते हैं, वुंड डीब्राइडमेंट। क्या बोलते हैं, डीब्राइडमेंट। हमको कहीं ना कहीं उनको डिब्राइड करना पड़ेगा, डिब्राइडमेंट करना होगा। और यदि उसके अंदर कोई पस पड़ा हुआ, मवाद पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई एब्सेस बना है, देखो पस होती है मवाद पड़ जाना, जो पस व्हाइट व्हाइट पड़ता है उसको पस बोलते हैं, वो लेकिन वो पस है किसी एक कैविटी के अंदर बढ़ जाती है, कैविटी बना देता है, पस का एक पैकेट बना देता है, तो उसको बोलते हैं एब्सेस। ठीक है, तो यदि कोई एब्सेस या पस है तो उसको ड्रेन करना होगा, पस। और यदि कोई एब्सेस है, एब्सेस जो पस का एक पॉकेट बन जाता है, पूरी कैविटी बन जाती है, उसको क्या करना होगा, ड्रेन करना होगा। पस या जो एब्सेस बना है उसको आपको क्या करना होगा, ड्रेन करना होगा, बाहर निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा घाव को। ठीक है, नॉर्मल सलाइन से उस घाव को आप धो, पूरा वॉश कर दो। ठीक है, जो भी पस है कचरा है उसको निकाल दो और फिर स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है। और आपको ड्रेसिंग है उसको रेगुलर 2-3 दिन में, हर 3 दिन में, या जब भी आपको वो बिल्कुल गीली दिखाई देती है, सॉइल्ड दिखाई देती है, हमको उस ड्रेसिंग को क्या करना है, चेंज कर देना है। मतलब हम कह सकते हैं रेगुलर ड्रेसिंग चेंज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चेंज ड्रेसिंग, हमको ड्रेसिंग है उसको चेंज कर देनी है रेगुलरली, ऑफनली, हर 3 दिन में अपन को चेंज करनी होती है। लेकिन ज्यादा चांस है कि जब विजिबल सोइल, यदि वो गीली दिख रही है तो हमको तुरंत उसको चेंज करनी है। यदि ये ऑप्शन भी नहीं है तो फिर हमको यदि फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको देना है। ठीक है, और यदि ये नहीं है तो फिर हम सेकंड प्रायोरिटी पे इसके साथ जाएंगे कि हर तीसरे दिन ड्रेसिंग को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये अपन ने काफी सारे इसके क्या पढ़े, मैनेजमेंट पढ़े। अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मान लो हम ट्रीट ही नहीं कर रहे, हम जो आपकी इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो उस इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पहला कॉम्प्लिकेशन तो हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से जो टांके लगे हैं वो टांके खुल जाए। सपोज करो कोई पेशेंट जो हार्ट सर्जरी का था, अपेंडिक्स का मान लो कोई पेशेंट था, वो घर पे गया, उसने गंदे संदे हाथ अपने घाव पे लगा दिए, टांकों पे गंदे संदे हाथ लगाए, तो उन टांकों में इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके टांके होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं और टांकों को खोल देगा, मतलब कि ये कहीं ना कहीं टांके खोल सकता है, इसको अपन बोलते हैं वुंड डेहिसेंस। वो टांकों को कहीं ना कहीं क्या कर देगा, खोल देगा, वुंड डेहिसेंस कोज कर सकता है। दूसरा, वहां पे वो पस बना सकता है, पस बने वहां तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पस बन जाता है और वो कैविटी बन जाती है पस की, तो उसको अपन बोलते हैं एब्सेस। तो यहाँ पे आपके एब्सेस भी बन सकते हैं, एब्सेस फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तीसरा तो सबसे खतरनाक होता है कि आपने उस इन्फेक्शन को ठीक नहीं करा, आपके घर पे बुखार चढ़ रहा है, आप दिखाने नहीं गए, कोई एंटीबायोटिक आपने नहीं ली और एंटीबायोटिक ली और वो एंटीबायोटिक आपको सूट नहीं करी, तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है। आप शॉक में जा सकते हो, आपको ऐसे मतलब कि आपका जो इन्फेक्शन है वो आपके खून में भी जा सकता है, उसको अपन बोलते हैं सेप्टिक शॉक। तो मतलब कि पेशेंट वो सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है। क्यों होता है सेप्टिक शॉक? कि जब भी इंसान को इन्फेक्शन होता है, अच्छा इन्फेक्शन होता है, तो आपकी बॉडी में काफी सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं। तो केमिकल मीडिएटर होता है और वो वैसोडाइलेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से बीपी गिरता है और इंसान का बीपी गिरना ही शॉक कहलाता है। पेशेंट है वो शॉक में चला जाता है। तो ये अपन काफी सारे फैक्टर देखते हैं जो वुंड इन्फेक्शन कोज करते हैं। ओके, समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, तो अपन ने दूसरा कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ा वुंड का। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ा अब तक। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट आपके बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस से आपको पस फॉर्मिंग व्हाइट पस वाला इंफेक्शन देखने को मिलता है, सूडोमोनास से ग्रीन देखने को मिलता है पस। मैं इसको इमेज के साथ भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपको व्हाइट व्हाइट पस देखने को मिल रहा है। तो यदि व्हाइट व्हाइट पस देखने को मिलता है तो आप याद रखना कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इंफेक्शन है। कॉमनली है, मैं कंफर्म होकर नहीं कहता, कंफर्म तो आप तभी कर पाओगे कि इस पस का कल्चर लो, एक क्लीन कंटेनर में भरो और आप पैथोलॉजी में भिजवा दो, कल्चर सेंसिटिविटी कराओ, उसके हिसाब से जो एंटीबायोटिक आएगी वो उसी से आप ट्रीट करो और इसको आप ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट कर पाओ। कंफर्मेटरी ये है, लेकिन कॉमनली हमको देखने को मिलता है जो पस वाला बैक्टीरिया आपको कहीं देखने को मिल रहा है ना, वो ज्यादातर स्टेफाइलोकोकस जो कि एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपको कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का पस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देख रहे हो कि ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है, ग्रीनिश पस आपको देखने को मिल रहा है। कैसा पस देखने को मिल रहा है? ग्रीनिंग पस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सूडोमोनास का इन्फेक्शन है। और सूडोमोनास क्लैब्सिला ये क्रोनिक इन्फेक्शन करते हैं, बहुत खतरनाक वाला इन्फेक्शन करते हैं। लोग हैं इनका नाम सुन के डर जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इनका नाम सुन के डर जाते हैं कि ये बहुत बड़े खतरनाक बैक्टीरिया हैं, इजीली ठीक नहीं होते। यदि ये बैक्टीरिया तो आपको हायर एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन, मेरोपेनम, इमीपेनम इन पे जाना पड़ता है। ठीक है, तब भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। नॉर्मल पेपर जो सेफापेराजोन, मैग्नेक्स इनसे ठीक नहीं होने वाला पेशेंट। क्लियर? तो ये अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वुंड इन्फेक्शन अपन ने पढ़ी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने एग्जाम के बेस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वुंड डेहिसेंस। क्या है? वुंड डेहिसेंस। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया कि जो आपके टाके खुल जाते हैं, यदि 5-6 दिन बाद आपके पास पेशेंट आता है कि मेरे तो टाके खुल गए हैं, टाके खुल गए हैं मतलब कि जो स्किन है वो अलग अलग हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? वुंड डेहिसेंस बोलते हैं। मैं आपको इमेज से ये क्लियर करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मुझे।